लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअल में हम जो ये वीडियोस लास्ट वाला वीडियोस जो आपने देखा ह्यूमन वांट्स का, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो देर आर टू टेक्निक यूज इन द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर जो बिहेवियर है इसको एनालिसिस करने के लिए जो है हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वाली टेक्निक है वो है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको मार्शलियन अप्रोच भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से जो है यूटिलिटी जो है उसको मेजर किया जा सकता है। और सेकेंडली जो इसको कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए जो है काम में आता है टेक्निक, वो है आपकी इंडिफरेंस कर्व। ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व, इसके बारे में जो है हम अलग से एक वीडियो आने वाला है। इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो है, ये दो टेक्निक होती है। एक होती है आपकी यूटिलिटी एनालिसिस और सेकंड वन इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये जो फर्स्ट है एन टेक्निक यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम मार्शलियन अप्रोच भी बोलते हैं, थ्रू विच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। द फॉर्मल अप्रोच, यानी कि जो यूटिलिटी एनालिसिस जो है इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका कार्डिनल अप्रोच। इसको कार्डिनल अप्रोच जो है वो भी बोला जाता है। और सेकंड वन जो है आपका इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। इंडिफरेंस जो कर्व टेक्निक है इसको ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए देर आर टू टेक्निक। वन इज यूटिलिटी एनालिसिस और मार्शलियन अप्रोच थ्रू विच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, एंड सेकेंड वन इज इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेक्निक है यूटिलिटी एनालिसिस, which is also known as cardinal approach, and second one is indifference curve, which is also known as ordinal approach. The law of diminishing marginal utility and the law of equimarginal utility, consumer surplus, ये सारा जो है ये किसके अंदर आता है? कार्डिनल अप्रोच के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, इसके अलावा द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर ये आता है। ध्यान रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसको समझना है के लिए हमें क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस पर हम बात करने वाले हैं आज। तो ये जो नियम है इसके द्वारा दिया गया है इस नियम को, तो ध्यान रखिएगा कि दिस लॉ वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसेन। ध्यान रखिएगा, एच गोसेन जो है इनके द्वारा दिया गया, इसलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एच गोसेन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें एच गोसेन साहब के द्वारा, तो वो था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गोसेन साहब के द्वारा, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इनके द्वारा इसको फॉर्मुलेटेड किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट द लॉ से, ये लॉ जो है ये क्या कहता है? ठीक है, द लॉ से मोर ए कमोडिटी दैट ए इंडिविजुअल पोसेस द लेस इज द यूटिलिटी दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट। ये नियम जो है ये क्या बोलता है? लॉ से दैट मोर ए कमोडिटी, हम किसी भी जब एक कमोडिटी जो है इसके का यूज़ करते हैं तो उस कमोडिटी से जो है हमें लेस यूटिलिटी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, हमें लेस यूटिलिटी प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उस यूटिलिटी से, उस कमोडिटी से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। सिंपली अगर इसको और ज़्यादा सिंपल अगर भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि द लॉ इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स का, कि ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ब्रिंग्स इन लेसर एंड लेसर यूटिलिटी until the point of satisfaction is reached।
यानी कि ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है कि हम जैसे जैसे किसी भी वस्तु का हम सक्सेसिव उसका यूनिट जो है यूज़ करते जाते हैं, हर यूनिट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है उस कमोडिटी से जो हमें प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी क्या होती जाती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जब हम उसके पूर्ण संतुष्टि पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, उस तो वहाँ पर जो ये हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मान के चलिए कि आपको जो है भूख लग रही है और भूख लगने पे आप रोटी खा रहे हैं, आपने एक रोटी खाई, आपको उससे क्या है यूटिलिटी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, रोटी से हमें क्या प्राप्त हुई, यूटिलिटी प्राप्त हुई। आपने दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, तो उससे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये यूटिलिटी जो है, यानी कि मोर, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ आप जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं रोटी की, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यूटिलिटी जो है आपको लेसर यूटिलिटी जो है प्राप्त होती जा रही है। और जब आप ये मान के चलिए कि आपको भूख आपकी मिट चुकी है, आप इतनी यूनिट जो है यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि इसको आप समझिए कि द लॉ इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ब्रिंग लेसर एंड लेसर यूटिलिटी अंटिल द पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन इज रीच्ड। यानी कि इस पॉइंट पे आके क्या होगा कि यूटिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपकी शून्य हो जाएगी। अगर इसके बाद में भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है। यानी कि द कंज्यूमर ड्राइव नेगेटिव सेटिस्फिकेशन, मोर एंड मोर वी हैव थिंक, द लेस एंड लेस वी वांट। यानी कि हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी वस्तु का यूज़ करते हैं, मोर एंड मोर वी हैव ए थिंक, द लेस एंड लेस वी वांटेड, उसके प्रति हमारी जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम उस वस्तु को कम चाहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर जो है कोई भी वस्तु का जब उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, कंजप्शन करता है उसका, तो उसके प्रति उस वस्तु में जो यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी क्या है, एक सेटिस्फाइंग पावर होता है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। हम आगे और इसके बारे में धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एजम्पन्स हैं, तब जाकर ये जो नियम जो है ये काम करता है। नियम क्या है, नियम ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु के सक्सेसिव यूनिट जो हैं, ठीक है, यूज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उस कमोडिटी से हमें क्या है, लेस यूटिलिटी प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। और एक बार जब हम उस सेटिस्फिकेशन वाले लेवल पर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर हम यूनिट बढ़ाते हैं या और ज़्यादा उसका उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या होता है, उसे कंज्यूमर के कंज्यूमर जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर ड्राइव नेगेटिव सेटिस्फिकेशन, ठीक है। कुछ एजप्शंस हैं, ये मान्यता है कि ये नियम तभी काम करेगा। तो कौन कौन सी मान्यता है आपको ध्यान में रखना है। कुछ एजप्शन है जिसमें से फर्स्ट वाला है कि यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड इन सक्सेसिव शुड बी आइडेंटिकल इन साइज। ध्यान रखिएगा, द यूनिट ऑफ commodity, the unit of commodity consumed in succession should be identical in size। ध्यान रखिएगा, शुड बी आइडेंटिकल इन साइज, साइज में समान होना चाहिए, कलर जो है उसका समान होना चाहिए, इसके अलावा उसका जो टेस्ट है वो सेम होना चाहिए, फ्रेशनेस जो है वो भी सेम होना चाहिए, मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी भी जो है वो सेम होना चाहिए। आप क्या होता है, जैसे आपको भूख लग रही है, रोटी जो है आपको पहले बिना घी की रोटी खिलाई जाती है, फिर आपको घी की रोटी खिलाई जाती है, और फिर उसके बाद में घी में बटर या फिर चीनी शुगर जो है डाल के खिलाई जाती है। तो उस कंडीशन में जो है ये नियम काम करने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि साइज सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, टेस्ट जो है सेम होना चाहिए। मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनिटी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, होमोजेनिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द दिस लॉ, ठीक है।
चलिए, दूसरी एजप्शन क्या है कि कंजप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ए कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअस। कंजप्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए विदाउट इंटरवल। ऐसा नहीं, आप जो भी किसी वस्तु का कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं, वो कंटिन्यू होना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, आपको रोटी लगातार खाते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक रोटी सुबह खा रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद में खा रहे हैं, 4 घंटे बाद में खा रहे हैं, तो उस वक्त भी ये नियम काम नहीं करेगा। यानी कि गैप नहीं होना चाहिए। देयर इज नो गैप बिटवीन कंजप्शन प्रोसेस। ठीक है, द लॉ बिकम इनऑपरेटिव। अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर गैप आता है, तो उस कंडीशन में ये नियम काम नहीं करेगा। तीसरी जो एजप्शन वो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर कभी भी जो स्वाद जो है, प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का, पर्टिकुलर एक्टिविटी, it is also assumed that taste preference and income इनके अंदर क्या होना, चेंज नहीं, यानी कि ये क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। किसी भी तरह का जो है इनके अंदर चेंज, रिमेन अनचेंज्ड, इनके बीच में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कंज्यूमर का इनकम अच्छा था, अब कंज्यूमर का जो इनकम होता है वो कम हो गया है, या कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो बदल गया है, उसका टेस्ट बदल गया है। इसी कंडीशन में भी ये नियम काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कमोडिटी जो होती है शुड बी आइडेंटिकल इन विथ कलर, टेस्ट, साइज, प्रेफरेंस, फ्रेशनेस, मैच्योरिटी। कंटिन्यूसली इसका कंजप्शन होता रहना चाहिए इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी कि देयर इज़ नो गैप, किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर इस कंजप्शन एक्टिविटी के दौरान जो है कंज्यूमर की इनकम में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, कुछ एजप्शंस हैं, एजप्शन के बारे में हमने जानकारी ली। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। इस लॉ को जो है एक्सप्लेन करते हैं। इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले जो है आपको दो कॉन्सेप्ट जो है उनके बारे में जानना जरूरी है। टू कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको जानने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड वन इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जो है ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझ में आने चाहिए, तब जाकर जो है आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट इज़ एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा जो एडिशनल यूटिलिटी जो प्राप्त हो रही है कंजप्शन के द्वारा, यानी कि वो जो पहले मान के चलिए कि पहली बार में उसने कुछ रोटी खाई, उस रोटी से उसको उस रोटी नहीं खाई उससे पहले उसको 0 यूटिलिटी प्राप्त हुई। लेकिन जैसे उसने एक रोटी खाई, ठीक है, तो उसको प्राप्त होती है 20 मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद में जो है उसको जो है यूटिलिटी का जो नियम डिक्रीजिंग रहेगा 16, यानी कि हर एडिशनल यूनिट के साथ में, हर एक मोर यूनिट के साथ में उसको उससे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है ना, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी जो निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि पहले आपको टोटल यूटिलिटी जो है वो प्राप्त हो रही है 0, क्योंकि आपने अभी तक रोटी खाई नहीं है। उसके बाद में आपने एक यूनिट यूज किया, तो वहाँ से आपको टोटल यूटिलिटी हुई 20। तो आपने जो एक यूनिट जो ऐड हुआ है कंजप्शन में, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आता है यही आपका क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी
होता है, यानी कि इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम अमाउंट, इट इज द सम अमाउंट ऑफ, इट इज द सम अमाउंट ऑफ, यानी कि हमने पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, इनका सम अमाउंट, इट इज़ द सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी कि पहली यूनिट से 20 प्राप्त हुआ, फिर एक यूनिट बढ़ाई तो वहाँ से हमें 36 जो है 36 जो है वो टोटल यूटिलिटी, यानी इनका जोड़ के जो है वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ से आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टोटल यूटिलिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एक टेबल के द्वारा जो है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। टेबल के द्वारा जो है आपको ये इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसमें ये समझ में आएगा कि हम जो है किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। टोटल यूटिलिटी जो है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ किस तरह से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी और किस तरह से हमें मार्जिनल यूटिलिटी का पता चलेगा। और फिर इसी यूटिलिटी शेड्यूल के माध्यम से जो है हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हैं ये है एक यूटिलिटी शेड्यूल फॉर एप्पल। यहाँ पर फर्स्ट जो है इसके अंदर हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ एप्पल्स, उससे हमें जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी को हमने लिखा है और इनसे हम निकालेंगे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए फर्स्ट जो यूनिट है टेबल के अकॉर्डिंग, द फर्स्ट एप्पल गिव मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूनिट। हमने कैसे निकाला? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई। हर सक्सेसिव यूनिट के साथ में, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एप्पल्स की यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। यानी एज पर द टेबल कंजप्शन ऑफ फर्स्ट एप्पल गिव मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूनिट वाइल द सेकेंड 16, थर्ड 12 and so on. The consumption of successive unit of apple result is declining marginal utility but remaining positive till marginal utility become zero. ध्यान रखिएगा कि हर सक्सेसिव यूनिट के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपके टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्लाइन होती जा रही है। कब तक? जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है, और फर्दर कंजप्शन ऑफ एप्पल टेक द मार्जिनल यूटिलिटी, अगर इसके बावजूद भी हम जो है मार्जिन इसका एप्पल का यूनिट अगर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। विद रिगार्ड द टोटल यूटिलिटी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग राइट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट अंटिल द पॉइंट ऑफ सेटिटी, यानी कि सेटिटी इज द मैक्सिमम पॉइंट। When marginal utility is zero, that time total utility become maximum. ठीक है, at the point the total utility is maximum, this is attained at 6th unit of एप्पल। यानी कि ये हमें जो प्राप्त हो रही है ये हो रही है जो 6th नंबर की जो यूनिट है वहाँ से। कंजप्शन ऑफ फर्दर यूनिट ऑफ एप्पल, कंजप्शन ऑफ फर्दर यूनिट ऑफ कंजप्शन ये यूनिट ऑफ एप्पल रिजल्ट इन डिक्लाइन इन टोटल यूटिलिटी। इसके बाद में जो है अगर हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं तो वहाँ से क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इज डेट एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। बात समझ पा रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन, that time total utility is increasing. ठीक है, total utility is increasing at decreasing rate। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब गिर रही है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है एट ए डिक्रीजिंग रेट।
when marginal utility is zero, when marginal utility is zero, the total utility is maximum, the total utility is maximum, and the final, the negative marginal utility, the negative marginal utility result in decline total utility. तो आप ये रिलेशन समझ पाए होंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के माध्यम से। अब जो है हम एक ग्राफ बना देते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से जो है आप और अच्छे से इस टेबल को हम एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा देते हैं, ताकि आपको जो है ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक मिनट। चलिए, सबसे पहले ये हमने बना दिया इधर टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर हमने बना दिया है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। ठीक है, आप टेबल में देख पाएंगे कि टेबल के अंदर आप देख रहे हैं इधर हमने नंबर डाल दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ग्राफ के द्वारा जो है हम बहुत अच्छे से जो है इसको समझेंगे और प्रयास करते हैं। देखिए टोटल यूटिलिटी यानी कि ये हमारा पॉइंट हो गया 20 20, ठीक है, 20 36 48 56 60, और यहाँ पर 50। ठीक है, वही यहाँ पे 20 16 12 8 4 0 माइनस के 4। चलिए, अब यहाँ से आप देखेंगे तो जब टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, टोटल यूटिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होते होते ये यानी कि 6 पॉइंट तक जो है कहाँ पर पहुँच जाती है, टॉप पर पहुँच जाती है। ठीक है, वहीं अगर देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ये 20 से स्टार्ट होती है और 6 पॉइंट तक आते आते ये कहाँ पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है 0 पे। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ से टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, और यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। जब टोटल यूटिलिटी जो कि 6 पॉइंट पे जो है यानी कि इस पॉइंट पे आके जो है टॉप पर होती है मैक्सिमम, उस कंडीशन में जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ग्राफ के माध्यम से समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज़ होगी जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर नहीं पहुंच जाती है। ये पॉइंट जो होता है ये फुली सेटिस्फिकेशन वाला पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम फिर भी यूनिट बढ़ाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाता है और हमारा टोटल जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंस है इस नियम का, वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ इन विच वेरियस अदर लॉ लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इसके अलावा बात करें लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ जो है ये इसी के हिसाब से काम करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइक ए पेंडेंट जो है उजाले की तरह है। मार्शल ने जो अपना थ्योरी दिया था, ध्यान रखिएगा,
मार्शल ने जो थ्योरी दिया है, एक तो उन्होंने टैक्सेशन पे थ्योरी दिया, ठीक है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो इनका टैक्सेशन की जो थ्योरी है उस पर जो है उन्होंने जो अप्लाई किया है, उस नियम को अप्लाई किया बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मनी। वो इसी को बेस बनाते हुए जो है मार्शल ने दिया था। कुछ एक्सेप्शन हैं इस नियम का, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद में ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, ये किसी भी एबनॉर्मल जो आदमी है, जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, एबनॉर्मल क्वालिटी वाला कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर ये जो नियम है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। ये नियम वहाँ पर काम नहीं करेगा जो व्यक्ति एबनॉर्मल क्वालिटी के साथ में है, ठीक है, ड्रिंकिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, ठीक, इस तरह की अगर हैबिट है तो वहाँ पर ये नियम काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सनी देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको मार्शल का सेकंड नियम भी बोला जाता है। थैंक यू सो मच।